हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत शानदार ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो पहले के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अलग अलग राज्यों में पूछे गए हैं और यहाँ आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिएगा। साथ में जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक प्रश्न से आपके 4 से 5 प्रश्न बनते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम को ही बचाना है। जल्द कम समय में जितना ज़्यादा हो जाए वो आपको करना है। पहला क्वेश्चन है, किसके उपापचयी प्रक्रम में हमें अधिकतम ऊर्जा प्राप्त मिलती है। उपापचयी प्रक्रम से यहाँ मतलब हो जाता है कि पाचन जो होता है, पचता है खाना, तो किसके खाने से, किसके पाचन से हमको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, खनिज से मिलती है या वसा से मिलती है। तो देखो, जो प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, इनसे हमें जो मिलती है वो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, खनिज से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। वसा जो होता है सर्वाधिक ऊर्जा देता है। 1 ग्राम वसा जब पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाता है तो 9.2 से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो किससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है? वसा से हो रही है। रुधिर में जो वसा का संग्रहण होता है, आपसे पूछते हैं कि जो रुधिर होता है उसमें वसा का संग्रहण किस रूप में होता है। तो रुधिर, हमारा जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, उसमें जो वसा का संग्रहण होता है वो लिपोप्रोटीन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? लिपोप्रोटीन के रूप में होता है। रुधिर में वसा का संग्रहण किस रूप में होता है? लिपोप्रोटीन के रूप में होता है। वसा के एक अणु के संश्लेषण से जल के 3 अणु मुक्त होते हैं। वसा का जब एक अणु संश्लेषित होता है, वसा का जब एक अणु टूटता है तो उससे जल के 3 अणु मुक्त होते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहला तो ये तो आपको सरल ही लगा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट इजी है। किसके चयापचय प्रक्रम में, ये किसकी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में, इंग्लिश में बोलेंगे किसके मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा मिलती है। तो किससे मिलती है? हमको वसा से मिलती है। वसा जो होता है उसका संचरण किस रूप में होता है, किस प्रोटीन में होता है? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन को हम लिपिड प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिपोप्रोटीन या लिपिड प्रोटीन, इसमें वसा का संग्रहण होता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वसा का जब एक अणु होता है, वसा के एक अणु जब टूटता है तो उससे जल के कितने अणु मुक्त होते हैं, या वसा के अणु के टूटने से किसके अणु मुक्त होते हैं। तो वसा के एक अणु के टूटने से जल मुक्त होता है, और जल के कितने अणु मुक्त होते हैं? जल के 3 अणु मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसको हम टेबल शर्करा के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम अब नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं ना, स्पून के नाम से इसको जाना जाता है। तो कौन होता है? ग्लूकोज तो होता नहीं। ग्लूकोज हमें त्वरित ऊर्जा देने का काम करता है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का जो नियंत्रण है वो ग्लूकोज के नियंत्रण का कौन काम करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को बदल देता है काय में, ग्लाइकोजन में। तो जब ये इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है ना कि हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बना रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो ये ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? ब्लड में बढ़ने लगता है। 100 से ज़्यादा अगर इसका लेवल पहुंच जाता है तो स्थिति जो डायबिटिक हो जाता है व्यक्ति। तो इंसुलिन इसलिए ज़रूरी होता है ग्लूकोज का लेवल बनाए रखने के लिए। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलता, और वो जो ग्लूकोज होता है ना वो ब्लड में ही घूमता रहता है, घुल जाता है। तो हमारा जो ब्लड को काम करना चाहिए ना वो ग्लूकोज हो जाता है। तो व्यक्ति क्या होता है? थोड़ा सा आलसी टाइप हो जाता है, उसको काम नहीं बनता है, थक जाता है वो जल्दी, क्योंकि उसके शरीर में ब्लड नहीं है, उसके शरीर में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में घुल जाता है। ठीक है, इंसुलिन बस, बाकी इंसुलिन की पूछा जाए कि इंसुलिन है क्या आखिर, तो इंसुलिन एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है इंसुलिन। इसके अलावा हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज को हम फलों की शर्करा भी बोलते हैं। शहद होता है, फलों की शर्करा बोलते हैं हम ये फ्रक्टोज को। सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज को हम टेबल शर्करा बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज किस प्रकार की शर्करा है? सुक्रोज को हम डाइसैकेराइड शर्करा बोलते हैं। सुक्रोज कैसी शर्करा है? सुक्रोज डाइसैकेराइड शर्करा होती है। और ये किस किस से मिलकर बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है सुक्रोज। किससे मिलके? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बना होता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर कौन बनता है? माल्टोज बनता है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है।
इसके अलावा इसको हम गन्ने की या ईख शर्करा भी बोलते हैं। ईख शर्करा, गन्ने की शर्करा भी बोलते हैं। इसका अणु सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। मतलब इसमें दो जो होते हैं ग्लूकोज के अणु मिल जाते हैं, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का भी सूत्र, माल्टोज का भी, फ्रक्टोज का भी सूत्र। तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिल जाते हैं, ये जो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है? सुक्रोज बन जाता है। ठीक है, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11, ये सुक्रोज का सूत्र होता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन है? एल्बुमिन है। एल्बुमिन अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। केराटिन जो होता है प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। केराटिन जो प्रोटीन होता है ये बालों में पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है, जानवरों के खुर में पाया जाता है। ये केराटिन जो प्रोटीन होता है, ठीक है। एल्बुमिन अंडे में पाया जाता है। इसके अलावा अंडे का जो पीले भाग होता है ना, उसमें बिलेटिन प्रोटीन पाया जाता है। अंडे के पीले भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बिलेटिन प्रोटीन पाया जाता है अंडे के पीले भाग में। ठीक है। ओसीन जो होता है वो हड्डियों में पाया जाता है। ओसीन कहाँ पे पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? खून में, ब्लड में पाया जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होता है? 0.33 मिलीग्राम 0.33 मिलीग्राम आयरन होता है। आयरन हीमोग्लोबिन को बनाने का सबसे मेन फैक्ट है। अगर यही हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो इनमें से अगर रेशेदार प्रोटीन देखा जाए तो केराटिन ही है जो रेशेदार है। बाकी सारे जो है तत्व अणुओं में मतलब कणों में पाए जाते हैं। ये जो होता है वो रेशों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग लाल होता है? गाय के दूध का रंग पीला होता है, लाल तो होता ही नहीं है। किसकी उपस्थिति के कारण? तो देखो, गाय के दूध में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है गाय के दूध में। राइबोफ्लाविन किसको बोलते हैं? विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं। कैरोटीन जो प्रोटीन होता है, ये इसके कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। जबकि केसीन जो होता है, ये बच्चों में जो बच्चों को पचाने के, दूध को पचाने के लिए जो प्रोटीन पाया जाता है मानव के शरीर में, वो होता है रेनिन। जो एंजाइम होता है उसको पचाने का काम, इसको केसिन को पचाने का काम करते हैं रेनिन एंजाइम। तो गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, याद रखिएगा। इसके कारण दूध पीला हो जाता है। जबकि जो केसीन प्रोटीन होता है, ये केसीन प्रोटीन होता है, इसके कारण जो दूध का रंग होता है वो सफ़ेद होता है। केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और कैरोटीन प्रोटीन के कारण कैसा होता है? पीला होता है। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। केसीन के कारण कैसा हो रहा है? केसीन के कारण सफ़ेद हो रहा है। और कैरोटीन के कारण क्या होता है? कैरोटीन के कारण पीला होता है। दोनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैरोटीन के कारण कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और केसीन के कारण कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। ठीक है। दूध में लगभग 3 ग्राम समथिंग प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा दूध में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। माता के दूध की बात करें, माता का दूध का ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लगभग माता के दूध में 7% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। और लगभग 1.2 ग्राम जो होता है माता के दूध में प्रोटीन पाया जाता है। माता का जो शुरू का दूध होता है 3 दिन का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये तो हो गई प्रोटीन की बात। अब हम बात करते हैं राइबोफ्लाविन की। राइबोफ्लाविन जिसको हम विटामिन B2 कहते हैं, राइबोफ्लाविन की अगर हम मात्रा देखी जाए तो लगभग 2.1 से 2.2 तक एक सामान्य आदमी को आवश्यक होता है। एक सामान्य औरत की बात की जाए, हम वुमेन की बात करें, तो ये 1.9 से 2 मिलीग्राम तक होता है वुमेन के लिए। एक गर्भवती महिला की बात करें, प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, तो 2.7 प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए है राइबोफ्लाविन। इसके अलावा अगर हम लैक्टिंग मदर या धात्री महिला की बात करें तो 2.9 से 3 मिलीग्राम तक एक धात्री महिला को आवश्यक होता है विटामिन B2। और 0.2 होता है 0 से 6 माह के बच्चे को, और 0.4 होता है 6 से 12 महीने के बच्चे को। फ्रेंड, जितनी भी ICMR रिपोर्ट है, अगर आपने याद नहीं हो रही हैं तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लीजिए। अभी ऑफ़र है उसमें 590, जो 799 वाला कोर्स है केवल 590 में मिल रहा है। इस 590 में आपको
ट्रिक्स मिल रही हैं, सारी ट्रिक वीडियो मिल रही हैं, सारे नोट्स मिल रहे हैं, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, पूरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, पूरे सिलेबस की ई बुक मिलेंगी, पूरे सिलेबस के एमसीक्यू मिलेंगे और सबसे मेन चीज़ रेगुलर टेस्ट होगा। रोज़ वहाँ पर टेस्ट होते हैं, रोज़ टॉपिक आपको दिया जाता है, उसको तैयार करवाया जाता है, उसकी ट्रिक वीडियो बताई जाती है, उसके एमसीक्यू करवाए जाते हैं, देन उसकी व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस कराई जाती है और फिर उसका टेस्ट लिया जाता है। तो हम कोई अलग अलग बैच नहीं बनाते, हम एक ही बैच रखते हैं, सारे लोगों के लिए बराबर रखते हैं। तो जो भी आप लोग अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी 28 दिन है, बहुत निर्णायक समय, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई हो या जिनकी पूरी तैयारी हो गई हो, हमारे ग्रुप से जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जिनको टेस्ट देना है तो वो टेस्ट दे सकते हैं। टॉपिक के लिए, टेस्ट के लिए टॉपिक भी दिया जाता है, उसके लिए पीडीएफ भी दी जाती है, थ्योरी पीडीएफ भी दी जाती है, एमसीक्यू पीडीएफ भी दी जाती है और ट्रिक द्वारा तैयार करके वीडियो लेक्चर भी दिया जाता है। ये जो सारी चीज़ें दी जाती हैं, ये दी जाती है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम प्राइवेट है, आपको सर्च करने पर नहीं मिलेगा, उसमें आप जैसे ही पेमेंट आता है हम ही आपको ऐड करते हैं। उसमें आपको 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। एक टेलीग्राम ग्रुप में केवल टेस्ट ही टेस्ट होते हैं और एक टेलीग्राम ग्रुप में सारे वीडियोस और सारे जितने भी पीडीएफ रहते हैं, जितनी भी ट्रिक्स रहती हैं, सारी मिलती हैं। अभी मैंने आज यहाँ पे आईसीएमआर रिपोर्ट मैंने ऑलमोस्ट ट्रिक द्वारा करा दी है। इसके अलावा जितने भी रोगों की ऊष्मायन अवधि है, ऐसा नहीं है कि 10-12 जो मेन है वो नहीं, जितने भी रोग हैं लगभग 30 रोग मैंने जो निकाले हैं, जो सिलेबस में थे, 30 रोगों की ऊष्मायन अवधि ट्रिक द्वारा याद करा दी। आपको केवल वहाँ पर अपना जो 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा वो देखना है, आपको पूरा का पूरा ऊष्मायन अवधि याद हो जाएगा, पूरी आईसीएमआर याद हो जाएगी। ऐसे ही अभी मैंने संप्रेषण का एक टॉपिक डाला है जिसमें मैंने संप्रेषण के मॉडल तैयार करवाए हैं ट्रिक द्वारा। तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको केवल सुनना है, सुन के ही आपको ट्रिक से याद हो जाएगा और फिर रात को 10 बजे टेस्ट होता है और आपको टेस्ट देना है, तो आपका वो टॉपिक हो जाएगा, वो कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन के किस रूप में प्राप्त करता है? विटामिन के रूप में करता है, प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट या खनिज के रूप में? मानव शरीर जो अपनी अधिकांश ऊर्जा होता है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। 60 से 65% भाग जो होता है ऊर्जा का वो इसी से ही लेता है और 60 से 65% शरीर में उसका कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। 3 प्रकार के ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। एक तो होता है मोनोसैकेराइड होता है, एक होता है डाइसैकेराइड और एक क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। एक क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है, जैसे कि स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, ये पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मोनोसैकेराइड में टूट जाता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद ये प्रोटीन टूटता है। पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है, फिर क्या होता है? प्रोटीन टूटता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है शरीर में मुख से ही आरंभ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से आरंभ होता है हमारे शरीर में? कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख से ही आरंभ हो जाता है, हमारे मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ हो जाता है। जबकि प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमाशय से होता है। स्टार्ट अमाशय से हो जाता है लेकिन छोटी आंत में पूरा होता है। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो ये मुंह में जो टाइलिन और अमाइलेज एंजाइम होते हैं वो इसको पचाना आरंभ कर देते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी जो शर्करा है वो सबसे मीठी शर्करा होती है? कौन सी शर्करा सबसे मीठी शर्करा होती है? माल्टोज जो शर्करा है वो अनाजों में पाई जाती है। माल्टोज शर्करा अनाजों में पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। फ्रक्टोज जो शर्करा होती है जो फलों में पाई जाती है। शहद वाली जो शर्करा होती है वो होती है मीठी शर्करा। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली होती है और ये मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। कैसी होती है? मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड शर्करा होती है, इसको फल शर्करा भी कहते हैं और ये शहद का मुख्य घटक है। फ्रेंड्स, एक बात और समझ लो, आप लोगों को बहुत ध्यान से अपना दिमाग है ना इधर उधर ना भटका के बहुत ध्यान से स्मार्ट स्टडी करना है। अगर आपको 100% एनी हाउ एग्ज़ाम निकालना है तो आपको एक्स्ट्रा एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस में मत घुसो। अभी जो पढ़ चुके हो बेसिक लेवल उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लो जो एग्ज़ाम में सच में ही आते हैं। एग्ज़ाम के 200 पेपर 200 नंबर के क्वेश्चन में 50-60 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अगर कोई भी दिमाग से अगर पढ़ा होगा तो वो कर लेगा, और यही 50-60 क्वेश्चन सरल वाले गलत हो जाएंगे तो जो आप एडवांस पढ़े होंगे उनका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले निपटा दो। प्रबंधन को बहुत ज़्यादा भाव मत दो, प्रबंधन मत करो। प्रबंधन में इतना कुछ खास नहीं आता। प्रबंधन में 12 नंबर का पैसेज आता है, 10 नंबर की पंचवर्षीय योजना आती है, 22 नंबर कट हो गए 45 में से। बचा वो जो
30 नंबर का आता है, उसमें से 5-7 नंबर के तो सोशियोलॉजी के नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप सब लोग कर दोगे। बाकी के टॉपिक को आपको पढ़ना है, वो भी बहुत स्मार्टली पढ़ना, उसको इतना ज़्यादा नहीं देना। मेन क्वेश्चन जो स्वास्थ्य जो टॉपिक होता है, गर्भवती महिला है, पोषण है, रोग है, योजनाएं हैं, अधिनियम है, मानव शरीर है ना, बाल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ये बाल देखरेख संस्थाएं हैं, ये टॉपिक आपको, पंचवर्षीय योजना है, ये आपको अच्छे से करना है। यहाँ से बहुत सारे बाल नीतियाँ हैं, बाल श्रम कानून है, यहाँ से क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो आपको इनको करना है। अगर आपने हमारा हम जीतेंगे बैच लिया होगा तो मैं वहाँ पे आपको एमसीक्यू का बंच देने वाली हूँ फरवरी में, बस वही करो, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी जो लोग जुड़े हैं उनको मैंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पीडीएफ दे दी है, उसको प्रिंट निकाल के वो टॉपिक कंप्लीट कर लो, उसमें 500 क्वेश्चन है, उसको टॉपिक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिला के भी ऐसे ही क्वेश्चन दूंगी। स्कूल पूर्व देखभाल के मैंने 1040 एमसीक्यू दिए, वही करना है। 3000 एमसीक्यू की ई बुक डाली है, वो कर लो। ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए वो क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा नर्सिंग वगैरह ऐसे टाइप के क्वेश्चन करोगे ना कठिन कठिन, वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं जाते हैं। टॉपिक को छोटा सा पकड़ो, उसी को ही करो। जैसे डिप्थीरिया को अच्छे से कर लो, खसरे को अच्छे से कर लो, मलेरिया को अच्छे से कर लो, रोग नियंत्रण कार्यक्रम को अच्छे से कर लो। यहीं से ही आपके 30-40 क्वेश्चन बनेंगे, उनको ज़्यादा मतलब तवज्जो दो। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वो कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है रेटिनॉल और एक होता है बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन को हम प्रो विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि ये विटामिन से पहले बनने वाला विटामिन होता है। और जो रेटिनॉल होता है वो सक्रिय विटामिन ए होता है, और जो बीटा कैरोटीन होता है वो निष्क्रिय होता है। विटामिन ए कहाँ पे संचयित होता है? विटामिन ए यकृत में संचयित होता है, और इस विटामिन की कमी से शिशुओं में वृद्धि रुक जाती है। दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। इसको हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए को क्या बोला जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन भी बोला जाता है, याद रखना। क्या बोला जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन भी विटामिन ए को बोला जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन भी इसको बोला जाता है। विटामिन ए की मात्रा अगर देखी जाए तो पुरुष को जो आवश्यक होता है, पुरुष को आवश्यक होता है 1000 माइक्रोग्राम। 1000 माइक्रोग्राम किसको होता है? पुरुष को आवश्यक होता है। महिला की बात करें, वुमेन की बात करें तो महिला को 840 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है महिला को। गर्भवती की बात करें, प्रेग्नेंट वुमेन की, तो जो गर्भवती महिला होती है उसको 900 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है। इसके अलावा जो लैक्टिंग मदर होती है उसको आवश्यक होता है, लैक्टिंग मदर को या स्तनपान कराने वाली मदर को 950 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है। विटामिन ए संग्रहित कहाँ होता है? यकृत। किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को ही संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। किसको? विटामिन ए को ही संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन जो है वो इनमें से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? विटामिन का, वसा का, कोई नहीं का, प्रोटीन का। सबसे जो अनिवार्य घटक होता है नाइट्रोजन वो प्रोटीन का होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन क्या होता है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। किस किस से मिलकर बना होता है? एक तो कार्बन से मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, एक ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और एक नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो होता है 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, जिसमें से 9 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं, 9 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं और 11 अमीनो अम्ल क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं। ठीक है, ये पूरे फैक्ट याद रखना। मैं केवल वही वीडियो ला रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आना ही है, वही फैक्ट लेके आ रही हूँ। क्वेश्चन भी ढूंढ के वही लेके आ रही हूँ। टॉपिक वाइज भी जो करा रही हूँ ना, वही करा रही हूँ जो एग्ज़ाम में आना है। और हमारा जो बैच है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, जो हमारा हम जीतेंगे बैच है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही करा रही हूँ। आज जैसे मैंने आपको बताया कि संप्रेषण पूरा ट्रिक द्वारा समझाया है, ICMR दिया है। इसके अलावा जो रोगों की ऊष्मायन अवधि है वो करवाया है। तो अगर आपसे वो याद नहीं हो रहे हैं, वैसे तो आप याद कर लो, अगर नहीं होते हैं और एफर्ट कर सकते हैं तो अभी डिस्काउंट में चल रहा है 590 में, तो आप इसको परचेस करके ज्वाइन कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं। एंजाइम को प्रोटीन बोला जाता है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एंजाइम किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये विभिन्न जीवों में एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम क्या का ताला कुंजी सिद्धांत पढ़ा होगा आपने इसका। इसको ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक के काम करते हैं, किसी भी अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं ये। इसकी खोज जो की थी विल्हम कोहने ने की थी। एंजाइम की खोज किसने की थी? विल्हम कोहने ने। एंजाइम की खोज किसने की थी? विल्हम कोहने ने एंजाइम की खोज की थी। और एंजाइम के प्रोटीन वाला जो भाग होता है जिसमें प्रोटीन होता है उसको हम एपोप्रोटीन बोलते हैं। एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को एपोप्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोप्रोटीन बोलते हैं। तो इस प्रकार से एंजाइम के बारे में याद रखिएगा। प्रोटीन होते हैं, कार्बन। एंजाइम कौन से पदार्थ होते हैं? कार्बनिक होते हैं। विटामिन भी किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? कार्बनिक होते हैं। और एंजाइम भी कैसे होते हैं? कार्बनिक होते हैं। किस प्रकार का काम करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं एंजाइम। ठीक है। और इसकी खोज, इस मतलब एंजाइम का नाम किसने दिया था? इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? कोहने ने की थी। कोहने। एंजाइम की खोज किसने की थी? कोहने ने की थी। अगला है विटामिन क्या होते हैं? जीवित जीव होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं तो जो विटामिन होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसकी खोज सबसे पहले सी फंक ने की थी। सी फंक ने इसकी खोज सबसे पहले की थी। कब की थी? 1911 में की थी। उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा ये पूरे विटामिन, पूरा संख्या की अगर देखा जाए 13 विटामिन होते हैं जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के 8 समूह होते हैं। विटामिन ए बी की खोज मैकमुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज की थी होलकट ने। विटामिन सी की खोज की थी किसने? होलकट ने। और विटामिन ई की खोज की थी इवास ने। विटामिन ई की खोज किसने की थी? इवास ने विटामिन ई की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका सबसे अच्छा जो अम्ल स्रोत होता है वो इसका सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है, आलमंड जिसको हम बोलते हैं। और ये क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। इसकी खोज किसने की थी? होलकट ने विटामिन सी की खोज की थी। किसने की थी? होलकट ने की थी। इसकी बात की जाए तो विटामिन सी की किसको कितनी मात्रा दी जाती है? अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष को 80 मिलीग्राम दिया जाता है। औरत की बात की जाए तो औरत को 65 मिलीग्राम दिया जाता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात किया जाए तो उसको भी 80 मिलीग्राम दिया जाता है। और लैक्टिंग मदर या स्तनपान कराने वाली महिला की बात करें तो उसको 115 मिलीग्राम दिया जाता है। ठीक है। ये इस प्रकार से विटामिन सी की मात्राएं हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो ऊर्जा देता है वो होता है वसा, है ना। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है 1:2:1 में ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं। मतलब कार्बन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस प्रकार से रहते हैं। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। इस प्रकार से इसका सूत्र जो होता है वो CH2O हो जाता है। ग्लूकोज का अगर हम सूत्र देखेंगे तो Ca6H12O6 इसका सूत्र हो जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन सा रासायनिक बंध बनता है? तो जब वसा का संश्लेषण होता है तो एस्टर बंध बनता है। वसा के संश्लेषण से कौन सा बंध बनता है? वसा के संश्लेषण से एस्टर बंध बनता है। वसा ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लाइकोसाइडिक बंध जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में बनता है। ग्लाइकोसाइडिक बंध कहाँ बनता है? कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। और एस्टर बंध कहाँ बनता है? वसा में बनता है। अगला है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसकी होती है? सबसे ज़्यादा किसको मिलती है? वसा से ही मिलती है। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। और ग्लूकोज से कितनी मिलती है? 1 ग्राम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। प्रोटीन से भी इतनी ही मिलती है। जबकि वसा से हमें मिलती है 9.3 किलो कैलोरी वसा से मिलती है। ये कितने ग्राम वसा से मिलती है? 1 ग्राम वसा से ये मिलती है।
अगला है किसकी कमी से शिशुओं में सूखा रोग या मरासमस हो जाता है। मरासमस ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, मतलब प्रोटीन की कमी से ये हो जाता है। और इसमें शरीर में किसकी कमी हो जाती है, इससे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, और 65% भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, और 15% किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन की कमी से दो रोग हो जाते हैं, एक तो क्वासिओरकर हो जाता है। क्वासिओरकर में क्या होता है, बच्चे का जो फेस होता है वो मून फेस जैसा होता है, क्योंकि उसमें एडिमा भी हो जाता है, साथ में शरीर में पानी भर जाता है। और मरासमस में क्या होता है कि पूरा शरीर सूख जाता है, इसलिए मरासमस को सूखा रोग भी बोलते हैं, जिससे बच्चे का फेस जो होता है ना मंकी जैसा हो जाता है, हड्डी हड्डी दिखने लगती है। तो मरासमस को मंकी फेस रोग भी बोलते हैं, और क्वासिओरकर को मून फेस रोग भी बोलते हैं। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और प्रोटीन ऊर्जा की कमी से क्वासिओरकर और मरासमस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किसको ब्लड शुगर बोलते हैं, ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा भी बोला जाता है, द्राक्ष शर्करा भी बोला जाता है। और ये सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, जल में घुलनशील होता है। C6H12O6 इसका सूत्र होता है, क्या होता है, ये जल में घुल जाता है। जल में कैसा होता है, घुल जाता है। माल्टोज को हम अनाज की शर्करा भी बोलते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट की शर्करा भी माल्टोज को बोलते हैं। बादाम शर्करा भी माल्टोज को बोला जाता है। एलमंड शुगर, बादाम शुगर, अनाज शुगर, ये सारी चीज़ माल्टोज को बोला जाता है। और ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोला जाता है। गैलेक्टोज को दुग्ध शर्करा बोला जाता है। लैक्टोज को भी दुग्ध शर्करा बोला जाता है। लैक्टोज और ग्लूकोज मिलकर गैलेक्टोज बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, मतलब हमारे शरीर की जो बिल्डिंग बनाते हैं, हमारे शरीर को जो बनाते हैं वो मतलब बिल्डिंग ब्लॉक, जीवन का बिल्ड करते हैं, वो कौन कहलाते हैं, वो प्रोटीन कहलाते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हम किसको बोलते हैं, प्रोटीन का बोलते हैं। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, वर्सीलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, वर्सीलियस ने प्रोटीन शब्द का उपयोग किया था। प्रोटीन किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। प्रोटीन कैसे पदार्थ होते हैं, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये घाव को बनने में भी सहायता करते हैं। नई कोशिका का निर्माण करते हैं, घाव को बनने में सहायता करते हैं, इसलिए हम प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, बिल्ड, क्योंकि हमारे शरीर को बिल्ड करते हैं। हमें प्रोटीन, जैसे बोला एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन शेक पिया जाता है, ये सारा इसलिए लिया जाता है क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर को मतलब रिजनरेट करता है, एक अलग से बॉडी बिल्ड करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो होता है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। डी हो जाता है, ई हो जाता है, ए हो जाता है, लेकिन सी नहीं होता। सी क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, जो ये जल में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्यूबल है, जिसके कारण ये जल में घुलकर बाहर निकल जाता है। वायुरिन ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है, ये संवेदित नहीं होता। इसके अलावा विटामिन सी जो होता है वो ताप के प्रति भी बहुत ज़्यादा संवेदी होता है। ताप के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदी होता है विटामिन सी, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा विटामिन ताप के प्रति ज़्यादा संवेदी होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी लोहे के अपशोषण और घाव को भरने में सहायता करता है। लोहे के अपशोषण मतलब अगर हमें आयरन को अपशोषित करवाना हो, व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी हो, तो उसको विटामिन सी भी साथ में दिया जाता है। विटामिन सी और जो आयरन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं आयरन को। अगला क्वेश्चन है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड किसके पोषक के पदार्थ के प्रकार हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। मोनोसेकेराइड सबसे सरल होता है। कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है, और ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का काम भी करता है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है। देखो पेलेग्रा तो विटामिन B3 की कमी से होता है, इसको 3D रोग भी बोलते हैं, है ना। ब्रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। अरक्तता जो होती है, खून की कमी जो होती है, विटामिन B6 की कमी से हो जाती है। इसको हम पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, विटामिन B6 को। इसको हम क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये जल में घुलनशील होता है।
क्या होता है, ये जल में घुलनशील होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। विटामिन B6, इसकी कमी से क्या होता है, शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और व्यक्ति जो होता है वो एनीमिया का शिकार हो जाता है। ये रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन के की आवश्यकता होती है। नवजात जो बच्चा होता है, नवजात बच्चे को जैसे ही बच्चा होता है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर विटामिन के दिया जाता है IM मोड द्वारा। अगर बच्चे का वजन 1000 ग्राम से कम होता है तो उसको 0.5 ml मात्रा दी जाती है। लेकिन अगर बच्चे का वजन 1000 ग्राम से ज़्यादा और टर्म डिलीवरी हुई हो तो उसको 1 ml उसकी मात्रा दी जाती है विटामिन के की। विटामिन के रक्त का थक्का जो जमने में सहायक होता है। विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। ये 2 प्रकार का होता है। विटामिन के क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है K1 और एक होता है K2। एक K1 जो होता है वो जानवरों में पाया जाता है और K2 फल सब्जियों में पाया जाता है। ये वसा में घुलनशील एवं रक्त में स्नावरोधी विटामिन होता है। वसा में घुलनशील होता है और रक्त में स्नावरोधी विटामिन होता है, मतलब थक्का जमाने में सहायता करता है। इसके अलावा ये यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होता है। यकृत में जमा हो जाता है और यकृत में किसका निर्माण करता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। आपसे पूछेंगे यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कौन करता है, विटामिन के ही करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो रक्त में ब्लड क्लॉटिंग जो होती है नहीं होती है और ब्लड क्या होता है, बाहर गिरने लगता है। फ्रेंड्स, ये हमारे हम जीतेंगे बैच की पूरी जानकारी है। 30 दिन का टारगेट है। अभी जो 799 वाला है वो केवल आपको 590 में दिया जा रहा है। सारे वीडियो लेक्चर, सारे ऑडियो लेक्चर, सारे ट्रिक वीडियो, सारे नोट्स, पूरे थ्योरी नोट्स, पूरे MCQ नोट्स, सारी ट्रिक वीडियो टॉपिक वाइज सब कुछ। और सबसे मेन चीज़, रोज़ टेस्ट, रोज़ रात को 10 बजे टेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। इसके अलावा ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 MCQ की PDF या अधिनियम के 2000, ऐसे ही गर्भवती महिला के बनने वाले हैं, ऐसे ही पोषण प्रबंधन पंचवर्षीय योजना इन सब के बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, सभी को ही पता है, विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, वसा में घुलनशील होता है, हड्डी को मजबूत करता है। विटामिन डी को धूप का विटामिन बोलते हैं या सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। 600 इंटरनेशनल यूनिट इसकी ज़रूरत पड़ती है। कितनी, 600 इंटरनेशनल यूनिट की आवश्यकता इसकी पड़ती है। केवल 600 इंटरनेशनल यूनिट इसको चाहिए, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे गर्भवती हो, चाहे धात्री महिला हो, सारों को 600 इंटरनेशनल यूनिट ही आवश्यकता होती है। अगला है, निम्नलिखित में से विटामिन B12 कौन सी धातु मौजूद होती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है। विटामिन B12 को साइलोकोबाल्मिन बोलते हैं, मतलब इसमें कोबाल्ट धातु होती है, जल में घुलनशील होता है। ये मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन B12 का। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन में से जल में घुलनशील है। विटामिन बी, विटामिन सी, उपरोक्त दोनों कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है, जबकि ए, डी, ई और के क्या है, वसा में घुलनशील है। अगला हो, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। डी भी अलग अलग 2-3 रूपों में पाया जाता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। अगला है, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी बोलते हैं। कौन सा विटामिन प्रजनन विटामिन कहलाता है। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन बोलते हैं, इसका नाम टीकोफेरॉल होता है। क्या होता है इसका नाम, टीकोफेरॉल होता है इसका नाम। और इसकी मात्रा जो आवश्यक होती है 7 से 10 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक होती है। 7 से 10 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन ई की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा जो आवश्यक होता है 8 से 12 मिलीग्राम एक धात्री महिला को आवश्यक होती है। वैसे औसतन देखा जाए तो पुरुष महिला और गर्भवती महिला को 7 से 10 मिलीग्राम ही आवश्यक होती है। और इसकी रासायनिक नाम क्या होता है, टीकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। आप लोगों के लिए अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ। IPV वैक्सीन किस मोड द्वारा दी जाती है। IPV वैक्सीन किस मार्ग द्वारा दी जाती है।
जिनको भी मेरे वीडियो पसंद आते हैं सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा। आईपीवी वैक्सीन किस मार्ग द्वारा दी जाती है, सारे लोग इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। और आईपीवी वैक्सीन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है, ये किस मार्ग द्वारा दी जाती है, इसकी खोज जो जॉन साल्क ने की थी 1955 में, आपको ये बताना है कि ये किस मार्ग द्वारा दी जाती है। अगला है, किस परीक्षण द्वारा विटामिन B12 में सर्वप्रथम कोबाल्ट की उपस्थिति को सिद्ध किया था। तो एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण हुआ था, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण हुआ था। इसमें सबसे पहले B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति का परीक्षण किया था। ठीक है, किसने किया था, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण ने किया था। अगला है, मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं वो किससे ग्रसित होंगे। अब जिसको सूर्य की धूप नहीं मिलेगी वो रिकेट्स से ही ग्रसित होगा। इससे क्या होता है, भोजन में विटामिन, भोजन में फास्फोरस, कैल्शियम अवशोषण की दर कम हो जाती है, जिससे अस्थियों का निर्माण नहीं होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो सब विटामिन डी के कारण ही दांत कमज़ोर होते हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, ये सारी ही विटामिन डी की कमी से होती है। अगला है, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, सौंदर्यता विटामिन कहते हैं, कौन सा है, विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्यता विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन के उपयोग अगर कम कर दो ना तो इस कमी हो जाती है, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना वो विटामिन ई के कैप्सूल का इंजेक्शन लगवाते हैं अपनी स्किन पे ताकि उनकी स्किन अच्छी रहे। ठीक है, तो इसको विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी या ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो आप मुझे कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा बैच है उसमें 3, मुझे आप व्हाट्सअप करके बार बार बोलते हो इसलिए मैं यही बता देती हूँ आप लोगों को कि हमारा जो व्हाट्सअप है, हमारा जो बैच है ऑनलाइन, उसमें कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। जो मेरी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डली हुई है उसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है, उसको मत डाउनलोड कीजिएगा। जो हमारा बैच है वो 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सअप पे मिलता है। व्हाट्सअप पर पूरे समय प्रैक्टिस कराई जाती है, टेस्ट ग्रुप में टेस्ट होते हैं और एक जो ग्रुप मिलता है वहाँ पे PDF और वीडियो लेक्चर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को विटामिन इन अनदर विटामिन, विटामिन के अंदर विटामिन कहा जाता है। कौन सा ऐसा विटामिन होता है, उसको हम बोलते हैं विटामिन B10। विटामिन B10 को हम पावा भी बोला जाता है। विटामिन B10 को क्या बोलते हैं, पावा, पावा बोलते हैं विटामिन B10 को। पावा मतलब होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। एवं विटामिन इन अनदर, इसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन इन अनदर विटामिन भी बोलते हैं। मतलब एक विटामिन के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, पावा भी बोलते हैं, मतलब पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल। पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल भी इसको बोला जाता है। इसी को हम बोलते हैं विटामिन के अंदर विटामिन। विटामिन B7 विटामिन H भी बोला जाता है। बाल वाल की कमी, शरीर में बालों की जो होते हैं ना, अपने बाल कमज़ोर हो जाते हैं, विटामिन B7 के कारण ही हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेट में जलन हो जाती है, बॉइलिंग पेट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना, और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।